नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में रिकॉर्ड कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में पहली बार पिछले 24 घंटे के अंदर 122 मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं 5,654 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसों की संख्या भी 55,000 के पार हो गई है। प्रदेश में अब तक 1,86,772 संक्रमित सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,24,565 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं देहरादून जिले में सबसे अधिक 1,915 कोरोना संक्रमित मिले हैं। हरिद्वार में 856, नैनीताल में 999, उधम सिंह नगर में 397, पौड़ी में 366, टिहरी में 140 कोरोना के मामले सामने आए, जबकि रुद्रप्रयाग में 166 और पिथौरागढ़ में 66 मामले सामने आए। उत्तरकाशी में 134, अल्मोड़ा में 220 मामले, जबकि चमोली में 264 और बागेश्वर में 26 कोरोना मरीज मिले। चंपावत में 105 संक्रमित मिले हैं। इन सब के बीच सियासत भी उफान पर है। कांग्रेस कोरोना के सहारे सरकार को कोस रही है, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि आखिर हालात कैसे सुधरेंगे, कैसे कोरोना से जंग उत्तराखंड जीतेगा। प्रदेश में जो हालात हैं, कहीं पर सुविधाओं का अभाव है तो कहीं पर राहत भरी खबर है, जहां पर सुविधाएं दिन ब दिन बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच मौत का आंकड़ा सबसे भयावह सामने आ रहा है। सवाल इस बात का है कि आखिर इतनी तेजी के साथ उत्तराखंड में मौतें क्यों हो रही हैं? क्या यहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं सही तरीके से, या फिर उनका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मरीज दम तोड़ रहे हैं। कोरोना की महामारी भयंकर रूप ले चुकी है। शमशानों में भी जगह नहीं मिल रही है। वैसे में भी सरकार जो है चेत नहीं रही है। ऑक्सीजन की भारी कमी है। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो 25,000 40,000 का ब्लैक में लोगों को मिल जा रहा है, लेकिन वैसे उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीजन जहाँ भी थी प्रशासन ने अपने कब्जे में ले ली है, और प्रशासन कह रहा है ऑक्सीजन उसे मिलेगी जो अस्पताल में भर्ती है, और अस्पताल में बेड नहीं है। अस्पताल मरीज से कह दे रहा है कि हम आपको ले नहीं सकते। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए, उसका संज्ञान लेते हुए आज मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की कि ऑक्सीजन जीवन दान के लिए अति आवश्यक है। खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों ने मुझे फ़ोन करके जानकारी दी, सभी ने लगभग, कि ऑक्सीजन की कमी है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास 350-400 सिलेंडर होने चाहिए। भरने की दिक्कत नहीं है, सिलेंडर मिल जाएं तो भरे रहें, ताकि जीवन रक्षक के रूप में इस समय ऑक्सीजन काम कर रही है, उस कठिनाई को दूर किया जा सके। उन्होंने आश्वस्त किया है। संबंधित सचिव आदि से भी मैंने बात की है, और ऑक्सीजन मिल जाएगा तो जीवन बचाने में ज़्यादा सुविधा होती है। जैसे रेमडेसिविर की इस समय कोई कठिनाई नहीं है, वो दवा लगभग सबको मिल रही है। एक्टिव केसों की संख्या 55,000 के पार हो गई है। कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राहुल वर्मा जी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार सीएम पपने जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले सीएम पपने जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए उत्तराखंड में रिकॉर्ड 122 मामले सामने आए हैं जिनकी मौत हुई है। अब सवाल इस बात का है कि यहाँ पर आखिर मौत इतनी तेजी के साथ क्यों हो रहा है कोरोना से? हाँ पूजा जी, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल गंभीर आपने सवाल किया है और बिल्कुल सटीक सवाल किया है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से अगर हम पूरा अवलोकन करते हैं अगर पूरा उत्तराखंड का, आप ये देखिए कि किस तरह से 31 मार्च को वहां पर जो अपना आंकड़ा हुआ करता था अपने अपना सक्रिय अपना मरीजों का, अपना जो संक्रमितों का 1,803 का उनका आंकड़ा था। लेकिन उसके बाद जो हमारे अपना कुंभ की अपना प्रक्रिया चली, महाशिवरात्रि होती है, उसके बाद आप ये लगाइए कि उससे पहले अपना महाशिवरात्रि का आयोजन हो जाता है 11 मार्च को, जिसमें 32 लाख लोग अपना वहां पर अपना जो अपना नहान करते हैं गंगा के अंदर। उसके बाद मैंने अभी 31 मार्च का आपको जिक्र किया, जब 1,803 संक्रमितों का आंकड़ा था, उसके बाद वो 24 अप्रैल तक का जो है वो उछाल मारता है। इसलिए बात 1800% की
और वो 36,303 तक पहुंचा, जो आंकड़ा अभी आप 55,000 बता रहे थे। एक्चुअली बात यह है, तो इसमें क्या है कि जो जिस तरीके से अपना 12 अप्रैल को जो अपना शाही स्नान हुआ था, एक्चुअली 35 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसका दूसरा शाही स्नान 14 अप्रैल को 13 लाख हुआ। तीसरे शाही स्नान में जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो है साधु संतों से, अखाड़ों से आग्रह किया था कि भाई कम से कम अपना इतना भीड़ भाड़ न बढ़े, संक्रमण बढ़ रहा है, तो उसको कई अखाड़ों ने माना भी था, लेकिन कुछ अखाड़ों ने अपना उसको नहीं माना। लेकिन हालांकि बाद के दिनों में वो भी मान गए थे, लेकिन फिर भी अपना जो तीसरा शाही स्नान हुआ था, उसमें मात्र 25,000 लोग उन्होंने अपना स्नान किया। तो उसके बाद एक्चुअली जिस तरीके से अपना पूरे आंकड़े आ रहे हैं पूरा उत्तराखंड के अंदर, यही स्थिति जाती है एक्चुअली कि कुंभ का एक्चुअली जो एक मुख्य अपना जो रूप से अपना जो उत्तराखंड में जो अपना पूरा ये फैला है, क्या देश के गांव में, जिसके बिहार से हमारे पास खबर आ रही है, वहाँ के गाँव से एक्चुअली बात यह है, जैसे अन्य राज्यों से गाँव से खबरें आ रही है, एक्चुअली बात यह है, तो ये कुंभ का जो अपना जो वहाँ से संक्रमण अपना फैला है, एक्चुअली उससे भयावह रूप धारण कर दिया है उत्तराखंड के साथ साथ। यानी कि लगातार जो गंभीर स्थिति बन रही है, राहुल जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो हालात बन चुके हैं इस समय उत्तराखंड में, उनसे निपटने के लिए क्या सरकार की जो तैयारी है वो नाकाफी है, या फिर सरकार की तैयारी धरातल तक पहुंच ही नहीं पा रही है? बिल्कुल पूजा, हम तैयारियों पे आएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तरसती, ऐसे में जब कुंभ का आयोजन हो रहा था तो कई तरह के सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर कोरोना काल में जो कुंभ कराने का निर्णय सरकार और मेला प्रशासन ने जो अखाड़ों के दबाव में लिया है, उसको किस तरह से सुरक्षित संपन्न कराया जाएगा। और हालांकि इसके लिए केंद्र सरकार ने एक SOP जारी किया, लेकिन पूजा कहीं ना कहीं उस SOP को लागू करने में बहुत लंबा समय ले लिया मेला प्रशासन ने। यानी जो मेले का नोटिफिकेशन हुआ वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल रखा गया, और जिसके बाद उस नोटिफिकेशन को जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर यह था कि बिना RT-PCR टेस्ट के कोई भी बाहर का श्रद्धालु या यात्री हरिद्वार में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन सवाल पूजा यही है कि जब आप एक शाही स्नान पे आंकड़े आप 25-30 लाख लोगों का देते हैं, जबकि आपके पोर्टल पे हजारों की तादाद में रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपने कैसे सारे श्रद्धालुओं का RT-PCR टेस्ट जो रिपोर्ट थी उसको चेक किया? उसके लिए निश्चित तौर पर जो तैयारियां थी वो नाकाफी थी, क्योंकि इतने बड़े तादाद पे जब लोगों का मूवमेंट होगा किसी एक जगह पे, तो किसी भी SOP का या फिर नियमों का पालन नहीं कराया जा सकता। हालांकि कई बार अधिकारियों ने कोशिश भी की और कई बार उन्होंने अपनी जो असमर्थता थी वो भी जताई है कि किस तरह से शाही स्नानों के दौरान हजारों लाखों लोगों की भीड़ को कैसे सोशल डिस्टेंसिंग कराया जाएगा, कैसे मास्क पहनाया जाए, वो कहीं ना कहीं लाचारी दिखी, जिसका परिणाम उत्तराखंड आज भुगत रहा है। इस तरह से न सिर्फ ग्राफ बढ़ रहा है, और जो आंकड़े मौतों की संख्या जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, निश्चित तौर पर वो डराने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड आबादी के लिहाज से बहुत छोटा जनसंख्या वाला स्टेट है, और अगर संक्रमण की गति देखें और कंपेयर करें दूसरे राज्यों से जहां आबादी बहुत है, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड में भी उसी रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है जैसे कि हमारे पड़ोसी राज्यों में। तो निश्चित तौर पर जो तैयारियां सरकार और प्रशासन स्तर पर लगातार की जा रही है, या फिर तैयारियों को करने की बात कही जा रही है, वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रही है। पूजा, अगर हम बात करें हरिद्वार की, तो रोजाना आप यकीन माने कि कई लोग ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर के लिए दिन रात फोन करते हैं। हम भी कई बार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे प्रयास करते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाकर कोशिश करते हैं कि लोगों की मदद हो जाए, लेकिन व्यवस्थाएं नाकाफी है। अब भी प्रशासन और सरकार को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि जिस गति के साथ संक्रमण बढ़ रहा है, अगर समय रहते हमने हालात को काबू नहीं किया तो उत्तराखंड की स्थिति निश्चित तौर पर इससे और ज्यादा खराब नजर आने लगेगी। लेकिन राहुल जी, लगातार जब बीजेपी के नेताओं से बातचीत की जाती है तो साफ तौर पर कहते हैं कि नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, और सच्चाई जो है वो तो दिखानी ही पड़ेगी। अगर स्थिति खराब हो रही है और अगर जनता को नहीं इसकी जानकारी होगी तो वो तो और लापरवाह रवैया अपनाएंगे। पूजा, आप आखिर ये जो बयानबाजी है, जब देश में 4 लाख से ऊपर संक्रमित आएंगे, 3500 से ज्यादा लोग जान गंवा देंगे, और छोटा सा राज्य उत्तराखंड में अगर 120 लोग से ज्यादा एक दिन में कैजुअलिटी हो जाती है, तो सवाल पूछना वाजिब है। निश्चित तौर पर नेताओं को अपने अंदाज में, अपने तरीके से उनको, क्योंकि वो सत्ता पे भी हैं या जो विपक्ष में भी हैं,
हर आदमी को अपने चश्मे से देखना है परिस्थितियों को, लेकिन जो जमीनी सच्चाई, जो जमीनी हकीकत है, आम आदमी परेशान है, आम आदमी हताश है। आम आदमी को यह समझ में नहीं आ रहा कि घर का कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए तो उसको लेकर कहाँ जाना है। कई लोग ऐसे हैं जो कई अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं और अंततः जब जगह नहीं मिलती तो मरीजों को घर पर रख के ही जो दवाइयां बताई जा रही है वो खिलाने को मजबूर हैं। तो सवाल यही है कि जो जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है और अब तक के जो हमारे पास इंतजाम है वो कहीं ना कहीं वो इंतजाम फुल हो चुके हैं। ऐसे में नए संक्रमित जिस तरह से रोज मिल रहे हैं, उसके लिए सरकार को कुछ ठोस पहल, ठोस काम करने की जरूरत है ताकि लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके। पूजा, सीएम पपने जी, आखिर सच्चाई से गुरेज क्यों है? क्यों ये सिस्टम नहीं अपना लेता है कि जो तैयारियां हैं, जो अभी तक पहल की गई है वो नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि जितनी तैयारी है उससे कई गुना मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, जिस तरीके से अपना मैं अपने राहुल जी को सुन रहा था, दरअसल जिस तरीके से अपना मैं समझता हूँ कि अगर एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम उत्तराखंड का संदर्भ अगर हम लेते हैं तो उत्तराखंड में अगर हम देखते हैं कि तो जो महामारी का जो ये रूप है एक्चुअली ये जो है बहुत भयावह है। एक्चुअली बात यह है, अगर मैं आंकड़ों के लिहाज से अगर उत्तराखंड का अगर मैं अवलोकन करता हूँ, उसका अगर आंकड़े अगर पेश करता हूँ तो यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर प्रति 1 लाख की आबादी पर 460 लोग संक्रमित हो रहे हैं, जो कि देश के आंकड़ों का जो है चौथे नंबर का प्रदेश कहलाता है। जिसमें पहले नंबर पे जो अपना केरल आता है जिसका कि 822 का अपना प्रति लाख का आंकड़ा है। दूसरे जो है महाराष्ट्र है 589 का, और तीसरे जो है कर्नाटक आता है, इसलिए चौथे नंबर पर हमारा उत्तराखंड आता है। तो उत्तराखंड को जिस तरीके से एक हल्के से रूप में आंका जा रहा है एक्चुअली बात है, वहां की महामारी को हल्के से रूप में आंका जा रहा है एक्चुअली, मैं समझता हूँ कि हमारे केंद्र सरकार के लिए भी और हमारे राज्य सरकार के लिए भी, यानी कि डबल इंजन के सरकार के लिए और विपक्ष के लिए भी एक बहुत बड़ी एक अपना चुनौती इस वक्त बनी हुई है कि कम से कम उसको नकारा न जाए उत्तराखंड के जो हो रहा है एक्चुअली बात है। जिस तरह भी राहुल जी ने कहा है, जिस तरह वहां पर दवाइयों की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, बेडों की कमी है, लोग अपना इधर उधर भटक रहे, तड़प के मर रहे एक्चुअली बात यह है। तो इस तरीके से आंकड़ों को नकारा नहीं जाना चाहिए और इमीडिएटली अपना जो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जो है अपना वहाँ के जनहित में जो है, प्रदेश की जनहित में जो है इस तरह का कोई निर्णय लेने के बाद जो है अपना पूरा फैसला लेना चाहिए। ये न हो कि सिर्फ हमने अपना जो है 10 जिलों के अंदर हमने 213 के करीब कंटेनमेंट जोन बना दिए, या हम अपना इसका आप ये लगाइए कि जिस तरीके से अन्य 3 राज्यों का जो मैं आपको जिक्र कर रहा था, यहाँ पे उन राज्यों ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया अपने स्थिति को देखते हुए। यहाँ तक कि दिल्ली और अन्य जैसे राज्यों ने अपने वहाँ जो है अपना वीकेंड के ऐसे अपना लॉकडाउन अपने अपना लागू किए हैं। लेकिन मजाल उत्तराखंड के अंदर कोई इस तरह डिसीजन आ जाए, क्योंकि मोदी जी ने ये कहा है कि अभी हम लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, तो हमारी तीरथ सरकार भी अपना उसी अपना पहल कर रही है कि जो मोदी जी ने कहा है वही सच होगा एक्चुअली बात यह है। लेकिन एक्चुअली एक हमें गहराई से एक अध्ययन बनन करके, एक अवलोकन करके हमें अपना देखना होगा कि उत्तराखंड किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, वहाँ के लोग किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। और वैसे भी अगर हम एक अवलोकन करते हैं पूजा जी, हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं का अगर हम आकलन करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, तो उत्तराखंड स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत पीछे है इसलिए बात यह है। जो भी हमारे अगर हम देखते उत्तराखंड के जो कुमाऊं अंचल के जो लोग हैं उनको रेफर किया जाता है तो सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी के अंदर, हल्द्वानी में सुशीला तिवारी हॉस्पिटल का पानी के लिए भी मरीजों के लिए अपना पानी नहीं मिल रहा है वहां पर। उसी तरह गढ़वाल मंडल की अगर आप बात करते हैं तो वहां के सारे मरीजों को वहां के हॉस्पिटल से जो है अपना एम्स अपना ऋषिकेश में अपना वो किया जा रहा है, जून में अपना वहां से रेफर किया जा रहा है। और जिस तरीके से हेमवती नंदन बहुगुणा अपना मेडिकल कॉलेज के जो अपना कुलपति प्रोफेसर हेमचंद्र ने जिस तरीके या देहरादून के अपना दून मेडिकल कॉलेज के जो अपना जो वहाँ के एमएस जिस अपना रिपोर्ट वहाँ पर अपना दी है, उनका साफ तरीके से ये कहना है कि इस महामारी के जद में इस वक्त जो है कम से कम जो है अधिकतर जो है अपना पुरुष करीब 57% अपना पुरुष जो है इसमें चपेट में आ रहे हैं और 43% अपनी महिलाएं। और उसी तरीके से अगर हम जिक्र करते हैं तो आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर हाल हो रही है एक्चुअली बात है। तो इसमें हमें अवलोकन करके ध्यान देना होगा कि क्या आगे हम कर सकते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है राहुल जी कि युवा इस समय सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो युवाओं में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि ये संक्रमण फैल रहा है तेजी से। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि युवाओं की इम्यूनिटी सिस्टम काफी स्ट्रांग होती है, इस वजह से उसमें संक्रमण उनमें नहीं हो सकता। लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं, अब जो कोरोना का स्वरूप सामने आ रहा है वो बेहद भयावह है। लेकिन इन सबके बीच देखा जा रहा है एक तरफ चीख पुकार, मौतें हो रही हैं आए दिन, और दूसरी तरफ अब दवाओं की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। बिल्कुल पूजा, निश्चित तौर पर युवाओं के अंदर संक्रमण बढ़ने की सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही भी एक बड़ी वजह रही, क्योंकि
जब पिछले साल जनवरी से जब से कोरोना की शुरुआत हुई है, लगातार अलग अलग संस्थाएं, सरकारें, प्रशासन ये अपील करता रहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसी जो कोरोना से लड़ाई में बहुत कारगर हथियार के तौर पर देखा जा रहा है, उसका उपयोग करें। लेकिन एक तरह से युवा जो कहीं ना कहीं कोरोना काल के साथ 8-9 महीने जो टिक रहा, उसके बाद जैसे ही कोरोना के आंकड़े कम हुए तो सैर सपाटा और कहीं ना कहीं जो 8-9 महीने के घर में जो एक तरह से कैद के रूप में लोग रहे, वो बेपरवाह लापरवाह दिखे नवंबर, दिसंबर, जनवरी के माह में, और कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ कि युवा ज्यादा संक्रमित हुए। दूसरी बात पूजा, जब पिछले साल कोरोना का पहला मामला जब जनवरी माह में आया और उसके बाद जिस तरह से मार्च, अप्रैल, मई आते आते कोरोना अपनी रफ्तार पे था, एक दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य में कहूं कि एक 500 बेड का मेडिकल अस्पताल केंद्र के द्वारा मंजूरी मिलती है और उसके लिए नगर निगम से जमीन भी आवंटित करा ली जाती है, और ये कहा जाता है कि इस पे फिलहाल अस्थायी कोविड के लिए अस्पताल बनाया जाएगा जहां पे मरीजों का इलाज हो पाएगा। लेकिन वो जमीन पर आज पूजा एक भी ईंट नहीं लगी। यानी आप सोचे कि कितने लापरवाह प्रशासनिक अमला और सरकारी तंत्र हमारा रहा कि कोविड जैसी महामारी पे, जहां पे आप कुंभ का आयोजन करने की कल्पना कर रहे थे, जहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु आने वाले थे, और आपने कई तरह के कमिटमेंट किए थे कि कुंभ को लेकर जो कोविड के गाइडलाइन है उसका पालन कराएंगे, तमाम इंतजाम कराए जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वो अस्पताल ही नहीं बन पाया, जिसके लिए नगर निगम से जमीन बहुत तत्परता से ली गई। पेपरों में, मीडिया चैनलों पे वो सुर्खियां बनी कि कोविड की लड़ाई के लिए 500 बेड का एक अस्पताल जगदीशपुर में बनाया जाएगा, लेकिन उस अस्पताल का कहीं कोई अता पता नहीं है। तो सवाल यही है कि कोरोना से हम लड़ेंगे कैसे? क्या सिर्फ बयानबाजी या कागजी कार्रवाई के दम पर हम दावे और एक झूठा दिलासा एक तरह से कहें, क्या इस आधार पर हम इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब भी देर नहीं हुआ, अब भी समय है कि जो भी हमारे अंदर सिस्टम के अंदर जो कमियां हैं, जो व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए, उसको करनी चाहिए, ताकि अब भी लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके और एक जो अफरा तफरी, एक डर का जो माहौल लोगों के अंदर है उसको कम किया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है राहुल जी कि जब जिम्मेदारी ही लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, सरकार कह रही है कि व्यवस्थाएं पूरी हैं, विपक्ष कह रहा है कि व्यवस्थाएं ही नहीं हैं, चाहे हरिद्वार की बात कर ली जाए, देहरादून की बात कर ली जाए या फिर नैनीताल की बात कर ली जाए, अस्पतालों में न ऑक्सीजन ना बेड है, ऐसे में लोगों का इलाज हो तो कैसे हो? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, और एक पूजा एक अजब सी स्थिति हो गई है, क्योंकि अगर आप देखें अमूमन जब चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या प्रधान हो, अमूमन आप देखें तो बहुत कम लोग जो है, जब समय ठीक था तो उन लोगों के इंटरेक्शन इन लोगों से होता हो, क्योंकि लोग अपना कमाते और खाते हैं, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन जब वैश्विक महामारी आई तो आर्थिक रूप से जहां उनको मार झेलनी पड़ी, तो वहीं ये कोरोना जैसी महामारी ने उनके परिवार में जब ये महामारी घुसी तो निश्चित तौर पर इलाज के लिए वो इन लोगों के से लगातार संपर्क करते रहे। लेकिन सवाल यही है कि जब व्यवस्थाएं ही कम है और संक्रमण की संख्या ज्यादा होगी तो निश्चित तौर पर पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति होगी। और फिलहाल जहां पे वेंटिलेटर या फिर ऑक्सीजन की व्यवस्था है वहां पे यही देखने को मिल रही है, यानी पहले आओ पहले पाओ, यानी जो पहले बीमार हो गया उसको बेड उपलब्ध हो गया, जो बाद में जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो वो बेचारा हाथ पैर मारने को मजबूर है, किसी भी तरीके से जुगाड़ और अपनी व्यवस्थाओं को, चाहे ज्यादा पैसा खर्च करना हो, वो कर अपने मरीजों का इलाज कराने को मजबूर है। तो सवाल यही है कि हम सिस्टम को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन सिस्टम अगर अब तक नहीं संभला तो कब संभलेगा? क्योंकि अगर हम कहते हैं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लॉकडाउन एक बड़ा कारगर इलाज था, लेकिन लॉकडाउन भी एक बड़ा विकल्प नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोजगार और अर्थव्यवस्था अगर इस कोरोना जैसी महामारी में चौपट हो जाएगी तो निश्चित तौर पर लोगों पर दोहरी मार पड़ेगी। लेकिन सवाल यही है कि जिंदगियां बचाने के लिए अब हम कोई और कड़े फैसले नहीं कर सकते। क्या देश और उत्तराखंड में ये स्थिति लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? अगर लॉकडाउन ना हो, इसके लिए जरूरी है कि प्रशासनिक
स्थानीय स्तर पर और सरकार के लेवल पर ठोस और कारगर जो जमीन पर दिखे। और अब एक बात कहूंगा, आइसोलेशन वार्ड बनाने की तत्परता जितनी प्रशासन और बाकी लोगों में दिख रहा है, जबकि उसकी आवश्यकताएं कम है, क्योंकि अगर माइनर सिम्टम वाले मरीज हैं तो घर में भी आइसोलेट हो सकते हैं। बिल्कुल जरूरत है तो ऑक्सीजन वाले बेडों की और सीरियस मरीजों के लिए वेंटिलेटर की। अगर इन दोनों पर काम होगा तभी जाके कोरोना संक्रमण की इस महामारी से हम मुक्ति पा सकेंगे और हजारों लाखों बेगुनाहों की जो जानें जा रही हैं उसको बचा पाएंगे। क्योंकि आइसोलेशन वार्ड सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पे मरीजों को जिनमें सिम्टम नहीं होते उनको रखे जाते हैं, उनको घर पर भी रखा जा सकता है, उनको घर पर भी इस तरह से उपचार दिया जा सकता है। जरूरत है तो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन बेड की, वेंटिलेटर की और डॉक्टरों की उपलब्धता की, ताकि इस महामारी में जो भय और डर का माहौल घर घर में बस गया है उसको निकाला जा सके और कोरोना जैसी इस महामारी से पूरे दमखम के साथ सबके सहयोग से स्थानीय प्रशासन सरकार के सार्थक प्रयासों से इस कोरोना से लड़ा जा सकता है और जीत हासिल की जा सकती है। जी बिल्कुल। वहीं सीएम पपने जी, देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में जहां 3 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन का कुछ लोग पालन नहीं कर रहे हैं और जो है कुछ लोग इतनी लापरवाही बरत रहे हैं कि प्रशासन की तमाम सख्ती के जो दावे किए जा रहे हैं वो भी खुल रहा है, क्योंकि प्रशासन भी सख्त नहीं नजर आ रहा है पिछले लॉकडाउन की तरह। तो सटीक अपना पूजा जी, जिस तरीके से अपना पूरा जिस तरीके से अपना लॉकडाउन की अपना जो धज्जियां उड़ाई जा रही है इसलिए बात है, और जिस तरीके से अपना वहां पर अपना देखा जा रहा है कि बाजारों के अंदर बिल्कुल आम लोग अपना आवाज जावाज चल रही है, इस तरह मास्क का प्रयोग भी कर रहे हैं, एक दूसरे मिलना जुलना हो रहा है, एक दूसरे बात है। तो ऐसे में दरअसल ये देश हमारे अपना प्रदेश का दुर्भाग्य रहेगा कि अखिल अगर लोगों का इस तरह आचरण अगर रहेगा कि इसमें जब इसे दिशा निर्देश अगर जा रहे हैं कि हमें कम से कम जो है अपना वहां पर अपना जो है अपना मास्क का प्रयोग करना चाहिए, हमें कम से कम ये लगाइए कि वहां पर जिस तरह दिशा निर्देश दिए गए उनका अपना पालन करना चाहिए। तो ऐसे में जब इस तरह की ये सारी चीजें आती तो मैं समझता हूँ कि ये अपना प्रदेश के जनमानस के लिए, वहाँ के प्रशासन के लिए अपना ये सब कुछ ठीक नहीं है। और ऐसे में जो है अपना हमारे लोगों को भी अपना कम से कम अपना इस तरीके से अपना एक अपना ध्यान रखना चाहिए, अपना कम से कम अपना एक सहयोग देना चाहिए प्रशासन को। और जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि हमारे दिन रात जिस तरह पुलिसकर्मी हमारे दिन रात अपने लगे हैं और उनकी संख्या आप ये लगाई कि अगर मैं पहले दौर की अगर बात करता हूँ तो मुश्किल से 1900 के करीब कुछ हमारे पुलिसकर्मी अपना जो संक्रमित हुए थे, उसमें से करीब 7 लोगों की अपना मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद अभी कम से कम 684 करीब पुलिसकर्मी अपना संक्रमित हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट उसमें महिला भी उसके अंदर एक है। इस तरीके से हमारे डॉक्टर्स हैं, अपने नर्स हैं, हमारे अन्य स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो भी अपना इतना दिन रात मेहनत करते हुए के बाद अपना संक्रमित हो रहे हैं। तो कम से कम जनमानस को ये चाहिए अपना उत्तराखंड के कि कम से कम वो अपना इन चीजों से परहेज करें, जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश आ रहे हैं इसलिए उनका वो पालन करें। और कम से कम जो जिसे महामारी एक अपना जो है एक विकराल रूप अपना धारण कर रही है उस पर अंकुश लगाए, इसलिए बात की। ये तभी होगा जब सहयोग करेंगे, सुनेंगे, किसी की बातों को मानेंगे, उसका मनन करेंगे। अगर नहीं तो इस तरीके से अगर नहीं होगा तो ये महामारी कहाँ पहुंचेगी। और जिस तरीके से अपना मौतों का आंकड़ा उत्तराखंड के अंदर आ रहा है, जिससे संक्रमण के अपने आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये दिन पर भयावह होते चले जाएगा, इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। बिल्कुल। राहुल जी, आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी, ऐसा तो नहीं है कि कुंभ का आयोजन एक बहुत बड़ी गलती साबित हो रही है इस समय? बिल्कुल, कुंभ एक आस्था का और सनातन धर्म की एक परंपरा था, उसका निर्वाह को लेकर सरकार वचनबद्ध थी और अखाड़े भी चाहते थे कि जो कुंभ हो वो भले ही सांकेतिक हो लेकिन कुंभ हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुंभ में जो भीड़ आई, उस भीड़ की वजह से उत्तराखंड में संक्रमण का ग्राफ बढ़ा है, ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। और दूसरी बात जो इन्होंने भी कहा कि बिना आम लोगों के सहयोग के आप इस सुनामी जैसी कोरोना महामारी से नहीं बच सकते। आप ये मत सोचिए कि आपको प्रशासन या सरकार बचाएगी, आपका भी एक नैतिक कर्तव्य है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए कि जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका पालन कीजिए। और घर से अगर निकलते भी हैं तो बिना मास्क के, क्योंकि पूजा कई लोगों को दिन में हम टोकते हैं कि मास्क क्यों नहीं पहनते, आप यकीन मानिए कई लोग लड़ने को भी तैयार हैं कि आपको क्या लेना। लेकिन सवाल यही है कि हम दोष तो दे रहे हैं सरकार को कि सरकार की व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेवारी का भी एहसास हमें होना चाहिए। हमारे कर्तव्य राष्ट्र के लिए क्या है, हमारा कर्तव्य अपने स्टेट के लिए क्या है, इसका निर्वाह भी हम लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है और अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।